उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त पर बीजेपी के मंथन का सिलसिला जारी है। लखनऊ में 3 दिन तक डेरा जमाकर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हार की वजह तलाश रहे हैं। सीएम योगी भी अलग अलग मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर विधानसभा स्तर पर सभी से रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। आज से शुरू मंथन चिंतन अगले 3 दिनों तक चलेगा। 3000 से ज्यादा वर्कर्स और लीडर इस मंथन में शामिल हो रहे हैं। बैठक में 3 प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल हो रहे हैं। लोहिया सभागार में चल रहे इसी मंथन में प्रदेश मंडल, जिला, बूथ लेवल तक की समीक्षा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश की कार्य समिति की बैठक चल रही है। इसमें जीते हुए सांसदों से लेकर हारने वाले सांसदों की हार के पीछे की वजह क्या रही, ये मंथन लगातार चल रहा है। बैठक में ज्यादा लोगों को बुलाने के पीछे तर्क ये है कि मैसेज दूर तक जाए, कार्यकर्ता का चार्ज हो जो चुनाव से पहले उन्होंने संभाला, क्या क्या कमियां रह गई। बोर्ड निगम के अध्यक्ष इसमें शामिल हैं, जिला अध्यक्ष और प्रभारी शामिल हैं, करीब 3000 नेता हैं, मेयर, यहां तक कि पालिका के अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी सरकार के मंत्री, केंद्र में यूपी के मंत्री, ये तमाम महामंथन में शामिल हो रहे हैं। अब यूपी बीजेपी के महामंथन में जो चेहरे होंगे, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे डिप्टी सीएम हो, उनकी तो मौजूदगी होनी ही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मौजूदगी होनी थी, लेकिन 3000 नेताओं के होने के पीछे वजह यह है कि सरकार बनने से पहले तक चुनाव के प्रचार और अभियान में कूदे हुए वो तमाम चेहरे जिनके पास जो रिपोर्ट है, जहां कमी रह गई या जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहे, उसके ऊपर मंथन होना है। अब मीटिंग में किन किन मुद्दों पर फोकस किया गया है, जरा इसको यहीं पर रोक लीजिएगा। पहला तो यह है कि अधिकारियों के खिलाफ जनता की नाराजगी रही है। अब कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को उनके काम करने थे, वो काम नहीं हो पाए और इसलिए जनता की नाराजगी सामने आई है। पहला ये कि अधिकारियों के कामकाज को लेकर जो जनता के खिलाफ नाराजगी है, नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हुई, ओबीसी और दलित वोट जो है वो भी खिसका है। इतना ही नहीं, पार्टी के अंदर भीतर घात भी हुआ है, उसे भी खत्म करना है। पांचवा और महत्वपूर्ण ये कि जो संविधान को बदल दिया जाएगा अगर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई, एक भ्रम जनता के बीच में फैलाया गया, इस भ्रम को दूर करना भी जिम्मेदारी है। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं वो हमने आपके सामने रखे। अब एक एक सीट की भी अगर हम बात करें, फैजाबाद की बात कर लें, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका था। यहां से समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज कर ली और लल्लू सिंह यहां से हार गए। लेकिन अगर आप मार्जिन देखिएगा तो 54,567 वोट का ये मार्जिन है। ऐसा नहीं है कि ये मार्जिन को पाटा नहीं जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद फैजाबाद जैसी इतनी महत्वपूर्ण सीट, जहां के बारे में कहा जा रहा था कि राम मंदिर की लहर पर सवार होकर बीजेपी तो यहां से जीत बड़े मार्जिन से तय करेगी, यहां भी बीजेपी हार गई। लेकिन मार्जिन उतना बड़ा भी नहीं है जिसे कम नहीं किया जा सकता था। ये बात हो गई फैजाबाद की। अगली सीट भी सामने रखें, एक और सीट जहां से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा, वो सीट रही अमेठी की। अमेठी एक ऐसी सीट जहां स्मृति ईरानी ने लगातार अच्छा काम किया, वहां के लोगों ने भी कहा, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी यहां से हार गई। और मुजफ्फरनगर की बात करें, यहां से हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के जीते, बीजेपी के संजीव बालियान हार गए और वोट का मार्जिन यहां भी केवल 24,672 का रहा। इस मार्जिन को भी खत्म किया जा सकता है। अब देखिए, हम अमेठी की बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी हाई प्रोफाइल चेहरा था और उन्हें कांग्रेस पार्टी के केएल शर्मा ने यहां से हरा दिया। वोट का मार्जिन 1,67,196 का रहा। अब स्मृति ईरानी भी अपने स्तर पर हार के पीछे मंथन तो कर ही रही होंगे, लेकिन पार्टी के लिए सबसे बड़ा विषय यह है कि इतनी हाई प्रोफाइल सीट बीजेपी कैसे हार गई। इसके पीछे कारण क्या ये रहा कि कार्यकर्ताओं की बात अधिकारी नहीं सुन रहे थे? क्या अधिकारियों को लेकर कोई वहां पर कश्मकश सी दिखाई दी, या फिर
समस्या इसके अलावा कुछ और थी। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। ये जो महामंथन चल रहा है विशाल, इसमें अगर 2 सीटों की स्पेशली बात की जाए, एक अमेठी की और एक फैजाबाद की, इन 2 सीटों के हारने के पीछे अभी तक मंथन क्या हुआ है, क्या कारण रहे हैं? सबसे पहले बात तो फैजाबाद की। चूंकि इस समय जो वंदे मातरम का सॉन्ग है वो इस समय यहाँ पर बजाया गया है, सभी लोग यहाँ पर वंदे मातरम में शामिल हुए हैं। और जो बात किया जाए कार्य समिति की बैठक में, तो मीनाक्षी आज जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी इन सीटों पर, जिसका कि भी आपने जिक्र भी किया, जिसमें अमेठी भी शामिल है, लखनऊ की मोहनलालगंज सीट शामिल है, अयोध्या सीट शामिल है, बाराबंकी सीट शामिल है, यहाँ पर बीजेपी आखिर क्यों हार गई? तो ये जो वजह है जो कार्य समिति में सबसे ज्यादा चर्चा होनी है, और इसी चर्चा में बीच में ये तय करना है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ उपचुनाव बल्कि जो रोड मैप तैयार होगा 2027 के चुनाव का, उसको लेकर के भी रोड मैप यहाँ पर तय किया जाएगा। सभी विधायकों को बुलाया गया है, सांसदों को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है, केंद्र में उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उनको बुलाया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बूथ अध्यक्षों को भी बुलाया गया है, ताकि जो भी मैसेज है वो लाउड हो, क्लियर हो और बूथ मंडलों तक जाकर के जाए। यही वजह है कि जो 2027 का रोड मैप होगा उसको पूरी तरीके से चर्चा करने के लिए फिलहाल मंच पे देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद है, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक से बात करते हुए आपको नजर आ रही होंगी स्मृति ईरानी, इसके अलावा जो केंद्र में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं उन सबका यहाँ पर स्वागत भी किया जा रहा है। इसके अलावा संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, जितिन प्रसाद मौजूद है, पहले यूपी सरकार में मंत्री थे, अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो सभी को बैठना है, पुरानी जो निगेटिविटी आई, जो समस्या आई जिसकी वजह से बीजेपी कम सीट जीत पाई, ज्यादा सीट नहीं जीत पाई, उन सारी चीजों को यहाँ पर दूर करना है और एक साथ एक बार फिर से कमर कसनी है। कमर किस तरीके से कसनी है आप ये देखिए, विजुअल्स में आपको नजर आ रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो छोटे हों, मध्यम वर्गीय हों, बड़े हों, सबको बुलाया गया है ताकि मंथन किया जाएगा और रोड मैप तय किया जाएगा कि आने वाले समय में बीजेपी जैसे पहले मजबूत दिखती थी उसी तरीके से मजबूत आने वाले दिनों में दिखे, और न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027। आप ठीक कह रहे हैं विशाल। देखिए, चुनावों में तो जीत और हार लगी रहती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि मोरल नहीं गिरना चाहिए और हार के कारणों की समीक्षा होनी चाहिए, जिससे आगामी उपचुनाव को लेकर भी कमर कसी जा सके। अब जैसे मैं जिन 2 सीटों की बात कर रही हूँ, एक सीट है फैजाबाद और एक सीट है अमेठी की, क्या कारण रहे अभी तक, क्या वजह समझ में आती है? फैजाबाद जैसी सीट का बीजेपी के द्वारा हार जाना, ये क्या मैसेज था? देखिए, जो अभी तक की समस्या या यूं कहा जाए वजह निकल करके आई है मीनाक्षी, उसमें फैजाबाद सीट के लिए जो प्रमुख वजह निकल के आई है कि लल्लू सिंह, जिनको कि कहा जाता है कि वहां पर लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिबल नहीं थे, लोगों से बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं करते थे, लोगों की पैरवी नहीं करते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो संविधान और आरक्षण वाली बात नैरेटिव सेट करने में विपक्ष कामयाब रहा, वो बयान कहीं ना कहीं लल्लू सिंह ने बैठ करके एक आम बातचीत में, एक आम संवाद में दिया था, बातचीत के संवाद में, और उसको कैमरे पर रिकॉर्ड करके किस तरीके से विपक्ष ने एक नैरेटिव बढ़ा। तो ये कहा जा सकता है कि जो लल्लू सिंह की वहां मौजूदगी थी, जो उनकी अलोकप्रियता थी लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ी, और जो कास्ट इक्वेशन था वो भी अवधेश प्रसाद जैसे नेताओं को ठीक है। ये तो बात हुई फैजाबाद की कि संविधान को बदल देने वाला नैरेटिव जो है ये मैदान पर बड़ा तेजी से काम किया, लेकिन अगर हम अमेठी की बात करें, वहां पर स्मृति ईरानी ने अच्छा काम किया, शहर की जिले की काया पलट हो रही थी, ऐसा होता भी दिखाई दिया, लेकिन उसके बावजूद 1000 से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी का हार जाना, वो भी केएल शर्मा के सामने, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि क्या स्मृति ईरानी ने काम ठीक नहीं किया या बीजेपी के खिलाफ कोई भीतर घात हुआ वहीं पर अमेठी में? अपने पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए मीनाक्षी, इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि जितनी एक्टिव स्मृति ईरानी अमेठी में थी, शायद ही कोई दूसरा सांसद इतना एक्टिव अपने क्षेत्र में कहा जाए। न सिर्फ अमेठी के लोगों के मुद्दे को उठाना, अमेठी के लोगों के मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उठाना, या नई परियोजनाओं को अमेठी में लेकर के आना केंद्र सरकार के माध्यम से, इन सारी चीजों में स्मृति ईरानी बेहद एक्टिव थी। आज भी वो मंच पे मौजूद है, हालांकि उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, वो बातचीत करने के लिए तो तैयार नहीं हुए, उन्होंने इतना जरूर कहा है कि वो अमेठी के साथ अपना नाता लगातार
लगातार जोड़ी रहेंगी, किसी भी तरीके से उनका नाता खत्म नहीं होगा, क्योंकि बेटी का नाता मायके से तभी खत्म होता है जब उसकी अर्थी उठ जाती है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अमेठी में वो एक्टिव रहेगी, लेकिन जो हार के कारण है उसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भीतरघात और जो संगठन लेवल पे उनको मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मौजूदा वहां के मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं या जो 2 विधायक इस बार क्रॉस वोटिंग करने के बाद बीजेपी के पास आए, वो अपना वोट अमेठी में स्मृति ईरानी को नहीं दिला सके। और जो संविधान और आरक्षण का नैरेटिव था, भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी अपने कार्यकर्ताओं को उसको ऐसी 2 और सीट है। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसी ही 2 और सीट है जहां पर बीजेपी की हार हुई है, लेकिन जो फासला है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। अमेठी और फैसलाबाद के बाद बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां से हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं और बीजेपी के बड़े नेता संजीव बालियान यहां से हारे हैं। और लेकिन मार्जिन अगर आप देखिएगा तो ये तो फैसलाबाद और अमेठी से भी कम दिखाई दे रहा है। 24,672 के मार्जिन से यहां से संजीव बालियान हारे हैं। इसके बाद एक और सीट की बात कर ले, कैराना की सीट जहां से समाजवादी पार्टी की इकरा हसन ने जीत हासिल की। अगर आप हिंदू मुस्लिम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी देख लें तो ऐसा नहीं है कि यहां से बीजेपी जीत नहीं सकती थी। इससे पहले भी यहां से बीजेपी जीती है, प्रदीप कुमार की यहां से लेकिन हार हुई। और मार्जिन आप देखिए तो 69,116 का मार्जिन रहा, यहां से इकरा हसन जीत गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े राजपूत नेता और पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने हार के पीछे क्या वजह बताई है, उनसे बात की इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आज, क्या कारण निवारण चर्चा होगी सब पे? भारतीय जनता पार्टी में लगातार कोई प्रदेश कार्य समिति परंपरागत लगातार होती रहती है। पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और पार्टी में हमारे दल में परिवार भाव है, परिवारवाद नहीं है। इसलिए परिवार में बैठ करके तमाम विषयों पर चिंतन और तमाम संगठन की योजनाओं को आगे बढ़ाना, लोक कल्याण के कार्यक्रम कैसे घर घर तक पहुंचे, तमाम विषय लेकर के लगातार प्रदेश कार्य समिति होती है। और मैं समझता हूं लगातार कार्य समिति के बाद एक नई ऊर्जा, नई जोश के साथ कार्यकर्ता लगते हैं। और लेकिन सर, चर्चा होती थी कार्यकर्ता नाराज, अब तो लग रहा है विधायक नाराज हैं, पूर्व मंत्री नाराज हैं, सरकार के खिलाफ ही बोले पड़े हैं। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और यहाँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार जो लोक कल्याण के कार्यक्रम हैं उन्हें फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और मैं कह सकता हूं उसी का परिणाम है कि लगातार 63-64 साल बाद तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नाराजगी सब खत्म हो गई? मतलब नाराजगी होती तो इतना शानदार परिणाम आता, क्या तीसरे बार प्रधानमंत्री बनते? उत्तर प्रदेश में हालत खराब हो गई सर, उत्तर प्रदेश में हालत खराब हुई सर। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। मैं ये कह सकता हूं कि लगातार हर चुनाव का अलग अलग ट्रेंड होता है और हर चुनाव से कार्यकर्ता सीखता भी है और नए सिरे से फिर नए जोश के साथ लगता है। और हमारा नेतृत्व इतना शानदार है, हमारे पास आदरणीय मोदी जी के रूप में एक शानदार नेतृत्व है। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जीत और हार चुनावों में रहती है। सुरेश राणा भले कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो कि आने वाले समय में फिर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन अगर मुजफ्फरनगर की ही बात कर ले तो यहाँ पर क्या जाट वर्सेस ठाकुर, ये आपस की तनातनी बालियान के लिए भारी पड़ गई? और माननीय डी.एल. वर्मा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, उनका स्वागत करें। मीनाक्षी, जब आज संजीव बालियान यहाँ पहुंचे प्रदेश कार्य समिति की बैठक में और हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि भाई, हमने कहा कि आप सीनियर नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, ग्राउंड रिपोर्ट को समझते हैं, ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, हार आखिर कैसे हो गई? संजीव बालियान ने कहा जनता ने वोट नहीं दिया, मैं हार गया। मैंने कहा भीतरघात किसी ने किया, किसी ने आपको वोट नहीं दिलवाया। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सारी चीजें जो हुई हैं वो सब मुझे पता है और अगर कार्य समिति में मुझे पूछा जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो मैंने कहा कि एक बार फिर से बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सारी चीजों को मैं बता चुका हूँ, ओपन मंच पे बता चुका हूँ, अब बहुत ज्यादा बताने को बचा नहीं है। लेकिन इतना उन्होंने जरूर कहा कि भीतरघात हुआ है। हालांकि अगर मुजफ्फरनगर सीट की बात कर लिया जाए मीनाक्षी, तो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वहां पर जीत और जो हार का आंकड़ा हो वो लाखों में रहता हो। पिछले चुनाव की अगर बात कर लिया जाए तो मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान चुनाव जीते थे तो मार्जिन बहुत कम था, 25,000 से कम था। इस बार वो हारे हैं तो भी मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा कम है, 25,000 के आसपास ही है। तो मुजफ्फरनगर की सीट कहीं ना कहीं कास्ट इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो वाकई में एक काफी फंसी हुई सीट है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्ष के
के लिए भी। पिछली बार बीजेपी यहाँ से जीत गई थी, इस बार यहाँ से इंडिया गठबंधन जीत गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज कार्य समिति की जो बैठक है इसमें इन्हीं सब भीतरघात को खत्म करना है बीजेपी को। आपसी जो कहीं ना कहीं कहा सकता है कुछ डिफरेंसेस दिख पाए, जैसे कि जौनपुर के विधायक ने चर्चा कर दिया। उन्होंने कहा कि 2027 में लगता ही नहीं कि बीजेपी चुनाव जीत पाएगी और समाजवादी पार्टी चुनाव आ सकती है। हर एक मंत्री से, हर एक सांसद से, हर एक विधायक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, उनका निजी बयान था। विशाल, आप रहे हमारे साथ। आपने जो संजीव बालियान से बातचीत की, उसी की बातचीत को फिर हम दर्शकों को सुना देते हैं। हम तो सुनने के लिए आए हैं। सीनियर नेता है, क्या वजह रही चुनाव हारने की, क्या वजह मानते हैं? कौन कौन लोगों ने भीतरघात किया? अगर पता लग जाता तो चुनाव क्यों हारता भाई? इसके बाद पता लगा होगा। जनता ने वोट नहीं दिया तो चुनाव हार गए। आज इस मुद्दे भी यहाँ रखे जाएंगे, पूछेंगे तो रख देंगे। देखिए, कमियां तलाश ली गई हैं और बता दी गई हैं अपने रिपोर्ट में भी। अब बस उसका खुलासा होना बाकी है कि हर नेता को अपनी सीट के हारने के पीछे कारण क्या नजर आ रहा है। कुछ और सीट हम आपके सामने रख देते हैं। धौरहरा, जहां से समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया की जीत हुई और बीजेपी की रेखा वर्मा हार गई। लेकिन अगर वोट मार्जिन को आप देखिएगा तो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। 4,449 वोट, मात्र 4,449 वोट से बीजेपी की रेखा वर्मा धौरहरा की सीट हार गई हैं। अगली सीट की भी बात कर लें, हमीरपुर। ये देखिए, अब अजेंद्र सिंह लोधी यहां से समाजवादी पार्टी के नेता जीते। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल बीजेपी के नेता यहां से हार गए और वोट का मार्जिन बहुत ही कम, 2,629 वोट। अगर आप लोकसभा चुनावों को देखें जहां पर लाखों की संख्या में वोट पड़ते हैं, वहां पे केवल 2,629 वोट से हार जाना, ये वाकई में एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये बड़ी हैरान करने वाली स्थिति रही होगी बीजेपी के लिए भी, जब वो हार के कारणों की तलाश कर रहे होंगे। मात्र 2,629 वोट से हार जाना। मैं लौटूंगी आपके पास विशाल। बीजेपी की बैठक में मोदी सरकार के पूर्व मंत्री कौशल किशोर भी पहुंचे। वो मोहनलालगंज सीट से इस बार चुनाव हार गए हैं। कौशल किशोर से हार पर बातचीत की गई। हमारे संवाददाता वहीं मौजूद थे, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, आज की जो बैठक है क्या एजेंडा रहने वाला है? क्या आज बैठक में जो हार हुई चर्चा भी होगी और रोड मैप भी तैयार होगा आने वाले समय का? बिल्कुल निश्चित तरीके से 2027 का रोड मैप भी तैयार होगा और हार के कारणों पर विचार होगा कि क्या कारण है। और विचार हो भी गया है, पार्टी ने इस पे तमाम मंथन किया है। आज कार्य समिति है, उस कार्य समिति में इन सारी चीजों के आगे के तैयारी की जाएगी और फिर से 2027 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। लेकिन बीजेपी के विधायक तो कह रहे हैं कि जो हालात हैं, लग ही नहीं रहा है कि सरकार बनने के आसार है, तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। जौनपुर वाले विधायक की हम बात कर रहे हैं जिनका रात में यूटर्न भी सामने आ गया। देखिए, वो उनके व्यक्तिगत अपने विचार हैं और मैं समझ रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में, जनता तक लोगों को आवास पहुंचाना, शौचालय पहुंचाना, किसानों के खाते में पैसा डालना, लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हे देना, ये सारी चीजें जो हैं वो जनता को मिल रही हैं। जो लोग कह रहे थे कि 8,500 रुपये खटाखट सपा और कांग्रेस की 4 जून को गिनती होगी, 5 तारीख को मिलने लगेगा, वो नहीं मिला और जनता उनको घेरने लगी है। इसलिए निश्चित तरीके से आने वाले समय में पिछले बार जितनी सीटें हम जीते थे उत्तर प्रदेश में, उससे कम नहीं जीतेंगे एमएलए में, बल्कि और बढ़ेंगी। क्योंकि जनता के साथ धोखा करने का काम, धोखाधड़ी करके, भ्रम प्रचार करके संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आखिरी बार वोट है, इसके बाद नहीं पड़ेगा, इस तरह का जो डर और भ्रम पैदा किया और लालच दे करके जो बातें की। इसके अलावा जो उन्होंने बात की पीडीए की, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये जो बात की, ये चुनाव के हिसाब से, निर्वाचन आयोग के निर्देश के हिसाब से उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत प्रचार है। चुनाव के पीरियड में प्रचार किया है। मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग तो संज्ञान नहीं लेगा, लेकिन निश्चित तरीके से इस पे तो चुनाव रद्द होना चाहिए। और आइए 2 और सीटों की स्थिति आपको बता दें जहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है और हार जीत का मार्जिन काफी कम रहा है। इसमें से एक सीट है एटा की,
समाजवादी पार्टी के देवेश शाक्य यहां से जीते हैं और बीजेपी के राजवीर सिंह यहां से हार गए हैं। हालांकि एटा एक ऐसी सीट कही जाती है जहां पर समाजवादी पार्टी वैसे भी अपना दबदबा रखती है, लेकिन यहां पर मार्जिन आप देखिए 28,052 का है। अब ये जो 28,052 का मार्जिन है वो इस तरफ अगर चला जाता तो राजवीर सिंह जीत जाते, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, इसलिए ये मार्जिन आप ये कह सकते हैं बहुत कम मार्जिन है। दूसरी सीट बदायूं की जहां से समाजवादी पार्टी जीती, बीजेपी हारी, आदित्य यादव यहां से जीत गए, दुर्विजय सिंह शाक्य यहां से हार गए। वोट का मार्जिन 34,991 का रहा है। बदायूं सीट भी समाजवादी पार्टी के झोले में जा गिरी। हमारे साथ विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, अभी थोड़ी देर पहले जो किशोर साहब कह रहे थे कि पीडीए का जो प्रचार हुआ वो गलत है, या फिर वो ये कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार बनी, ये भ्रम फैलाया गया। तो भाई भ्रम को खत्म करने का काम भी तो बीजेपी कर ही सकती थी, और बहुत सारी रैलियां हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलीज भी इसमें शामिल थी। तो ये भ्रम क्यों नहीं खत्म कर पाई बीजेपी? हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मीनाक्षी, बहुत अहम बात आपने कही है और बीजेपी भी इस बात को मानती है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकें की तो उस बैठक में इस बात का जिक्र किया कि हम अपनी बात को अपने कार्यकर्ताओं तक क्यों नहीं पहुंचा पाए। हमारे पास इतनी बड़ी टीम है, हमारे पास इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, केंद्र सरकार ने जितना काम इस समय न सिर्फ गरीबों के लिए किया है बल्कि पिछड़ी जातियों के लिए किया है, इतना काम कभी नहीं हुआ। तो हम अपनी सही बात को नहीं पहुंचा पाए और विपक्ष अपने झूठे नैरेटिव को फैलाने में कामयाब हो गया। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बैठकें की है। कल भी कानपुर क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, उनके साथ भी बैठकें की है। लगातार ये बैठक की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री का मानना है कि जितनी टीम हमारे पास है, जिस तरीके के लोग हमारे पास मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का जो विजन हमारे पास मौजूद है, उत्तर प्रदेश सरकार की डबल इंजन सरकार हमारे पास मौजूद है, इसके बावजूद अगर विपक्ष अपने नैरेटिव को, झूठे नैरेटिव को पहुंचाने में कामयाब रहा तो कहीं न कहीं ये हमारी हार है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2019 के चुनाव में 64 सीटें जीती थी वो 33 सीटों पर आ गई, यानी कि लगभग 50% से सीट्स उनकी कम हो गई। 8.5% वोट बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कम हो गया। यही वजह है कि आज की कार्य समिति में मीनाक्षी, जहां 350 लोग पहले बुलाए जाते थे, आज लगभग 3000 लोग बुलाए गए हैं, पूरे प्रदेश से लोग बुलाए गए हैं। और आज जो राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखनी होगी और जो भी इस तरीके का भ्रम फैलाने वाला नैरेटिव आएगा विपक्ष की तरफ से उसको काउंटर भी करना है और लोगों तक भी पहुंचना है। इसीलिए विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को बोला गया है कि ज्यादातर समय अपने क्षेत्र में बिताइए, लोगों के बीच बताइए, ताकि इस तरीके की ये बात ठीक है विशाल, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से काउंटर नहीं किया गया, काउंटर किया गया, लेकिन अब वो लोगों के दिलों तक क्यों नहीं पहुंच पाया, यही तो मंथन का विषय है। योगी के मंत्री बलदेव सिंह औलख ने 2027 के विधानसभा में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी एकजुट है और विपक्ष का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीजेपी कार्य समिति की आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री बलदेव सिंह औलख जी मौजूद हैं। सर, क्या एजेंडा रहने वाला है? राजनीतिक प्रस्ताव भी होंगे, 27 की तैयारियों का जिक्र भी होगा। कैसे बीजेपी आज कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने जा रही है उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, आज चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्यकारिणी आज है और बहुत सारे राजनीतिक प्रस्ताव भी रहेंगे और हमारे शीर्ष नेतृत्व भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सब इस राजनीतिक प्रस्तावों को लेके आगे कैसे बढ़ना, कैसे चलना है और कैसे पार्टी को आगे बढ़ना, ये सारी पे चर्चा होगी। आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। रमेश मिश्रा कह रहे हैं कि 2027 में तो आप लोगों की सरकार ही नहीं बनने जा रही। जौनपुर से विधायक भी हैं वो। देखिए, उसे नहीं कहना चाहिए, वो खुद भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार चुन के आया है और भारी बहुमत से चुन के आया है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको, सभी समाज को, सभी समायोजन करके चली है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस उत्तर प्रदेश में काम किए हैं वो आज तक इतिहास में हुए नहीं, जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आइए आपको ऑल टुगेदर पूर्वांचल की तस्वीर दिखा देती हूं, जहां पर झटका लगा है। उत्तर प्रदेश का जो चिंतन और मंथन हो रहा है उसमें
पूर्वांचल में जहां जहां बीजेपी की हार हुई है वो सीट आपके सामने है। आजमगढ़ जहां से दिनेश लाल निरहुआ हार गए, हालांकि ये एक ऐसी सीट जहां से अखिलेश यादव के परिवार के ही कैंडिडेट मैदान में थे और मार्जिन रहा 1,61,035 वोट का। जौनपुर की तस्वीर आप देखिए, कृपा शंकर सिंह यहां से बीजेपी के नेता हार गए, 99,335 वोट का मार्जिन रहा। लालगंज जहां से नीलम सोनकर हारी, 1,15,023 वोट का मार्जिन रहा। इसमें अगर सबसे कम वोट का मार्जिन आप देखिएगा पूर्वांचल में तो ये सलेमपुर का, जहां से रविंद्र कुशवाहा की हार हुई, 3,573, मात्र 3,573 वोट से उनकी हार हुई। उसके बाद आप देखिए मछली शहर जहां से बीजेपी सरोज हारे, यहां से बीपी सरोज 35,850 वोट से शिकस्त हुई। रिंकी सिंह अपना दल जो पार्टी रॉबर्ट्सगंज, यहां से 1,29,234 वोट से हार हुई। अब आप ये कहिए कि अखिलेश यादव ने जो एक नैरेटिव गढ़ा, उन्होंने एक जाति का समीकरण साधा, पीडीए की बात की, उन्होंने इसका असर पूर्वांचल में दिखाई दिया या फिर संविधान खत्म कर दिया जाएगा, एक राय लोगों के दिल तक घर कर गई, क्या इसका वो असर रहा? लेकिन ये वो सीटें हैं जहां पर 1 लाख से थोड़ी ज्यादा या 1 लाख से कम मार्जिन से बीजेपी चुनाव हार गई है। बस्ती से बीजेपी के विधायक अजय सिंह पार्टी में अंदरूनी टकराव से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि कमियों को दूर करने के साथ साथ 2027 में बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। बीजेपी कार्य समिति की आज बड़ी बैठक लखनऊ में है। बस्ती से विधायक अजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आज की जो बैठक है निश्चित तौर पर आगे के रोड मैप पे चर्चा होगी, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? जौनपुर से विधायक कह रहे हैं कि 2027 में लग ही नहीं रहा है कि आप लोगों की सरकार आने वाली है। विधायक इस तरह की बात बोल रहे हैं। देखिए, उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं 2027 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। इस लोकसभा चुनाव में एक जादुई किताब, पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ था, संविधान का नारा देकर के संविधान बदल रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, एक झूठा प्रचार, झूठी अफवाह फैलाया, जिसके नाते एक वर्ग हमारे साथ जो हमको प्रचंड बहुमत से वोट करता था, जिसके नाते हम जीतते थे, वो वर्ग थोड़ा सा हमसे इस अस्थिरता को लेकर के, मान लीजिए इनसिक्योरिटी फीलिंग उसके अंदर आई। जबकि आप भी जानते हैं कि संविधान के साथ अगर सबसे ज्यादा छेड़छाड़, सबसे ज्यादा किसी ने रौंदा है तो कांग्रेस पार्टी ने रौंदा है, और उसके शिकार हर कोई हुए हैं। समाजवादी पार्टी भी हुई है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी, पूरे देश की पार्टियां हुई। आपको पता है इमरजेंसी में यही सारे लोग जेल गए हुए थे, अब आज वो इकट्ठा हो गए हैं, आपको पता है ना। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत अगर नहीं तो क्यों इकट्ठा हो गए हैं? और ये भ्रम दूर हो गया है जनता का। ये चुनाव खत्म होते ही ये भ्रम दूर हो गया है कि ना संविधान में कोई संशोधन होने वाला है, ना आरक्षण कोई छू सकता है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की गारंटी और मोदी की गारंटी है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये देश की जनता जान गई है इस चुनाव के बाद, और निश्चित रूप से 2027 में हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। एक बात एकदम सच्ची बताइएगा, क्या विधायकों का और सांसदों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो वाकई में है? आपके क्षेत्र में है, दूसरे क्षेत्रों में है? देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, जहां 4 बर्तन होता, वहां जानते हैं आप, ठक्कर तो लगना स्वाभाविक होता है। निश्चित रूप से हम लोग अपना, उसी लिए हमारी कार्यसमिति हो रही है। हम सब लोग सामंजस्य से काम करेंगे। आने वाले जितने भी चुनाव हैं हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। यूपी पर चिंतन हो रहा है, बीजेपी मंथन कर रही है, एक एक सीट का विश्लेषण हम भी आपके सामने रख रहे हैं और जो नेताओं के बयान है वो भी आपको बता रहे हैं। 2 और सीट की बात कर लेते हैं जहां पर ये जो इनफाइट की बात हो रही है कि विधायक सांसद की बात नहीं सुनते या कार्यकर्ताओं की बात अधिकारी नहीं सुनते, तो इनफाइट जैसी ही एक परिस्थिति बस्ती सीट पर भी दिखाई दी। समाजवादी पार्टी के रामप्रसाद चौधरी इसलिए यहां से चुनाव जीत गए, बीजेपी के हरीश द्विवेदी यहां से चुनाव हार गए और वोट का मार्जिन महज 1,09,094 का रहा। बस्ती के अलावा एक और सीट की बात कर ले जहां से बीजेपी की हार हुई, ऐसी ही एक सीट सलेमपुर की जहां से रमाशंकर राजभर बीजेपी के माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के जिन्होंने जीत दर्ज की, और रविंद्र कुशवाहा इनकी हार हुई और वोट का मार्जिन बहुत ही कम 3,573 का मार्जिन रहा। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अब सलेमपुर सीट की अगर बात कर लें तो रविंद्र कुशवाहा की हार
ये कैसे कहेंगे आप 3000, हालांकि एक वोट भी काफी होता है हारने के लिए, लेकिन 3573 वोट का मार्जिन, ये यहां से तो कोई भी जीत सकता था, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। हमारी पार्टी का सिद्धांत, कार्यकर्ताओं का परिश्रम। देखिए मीनाक्षी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, न सिर्फ सलेमपुर की बात कर लिया जाए, हमीरपुर की बात कर लिया जाए, बल्कि पूर्वांचल की कई सारी ऐसी सीटें थी जहां पर हार और जीत का जो मार्जिन है वो 5000, 3000, 7000 और 10000 के करीब भी रहा है। ये तो देखिए मीनाक्षी, बहुत इत्तेफाक की बात होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ सीटें बीजेपी कम मार्जिन से जीत लेती है और कई बार ऐसी सीटें होती हैं जहां पर विपक्ष की जो टीमें होती हैं वो अपना परचम लहरा लेती हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया सलेमपुर का। तो इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार जो लड़ाई हुई है वो बहुत ज्यादा नैरो हुई है, बहुत ज्यादा क्लोज फाइट्स हुई है। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा था कि चूंकि आपने पूर्वांचल का जिक्र किया कि हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर होंगे, हमारे साथ दारा सिंह चौहान होंगे, हमारे साथ जातिगत समीकरण होंगे, तो हमारी स्थिति पूर्वांचल में बेहतर होगी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि 2017 में समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में जो फायदा हुआ था उसमें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस बार बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को अपने साथ रखा, ओम प्रकाश राजभर के लड़के को चुनाव लड़ाया, लेकिन वो चुनाव अपना हार गए। दारा सिंह चौहान भी अपने बूथ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। अनुप्रिया पटेल की जो दूसरी सीट थी रॉबर्ट्सगंज, जिसका भी आपने जिक्र किया था, वो सीट भी अनुप्रिया पटेल की पार्टी हार गई। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद, जो कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, वो संत कबीर नगर से चुनाव हार गए। ये कहा जा सकता है कि संत कबीर नगर से अगर बात आप शुरू करेंगी और पूर्वांचल तक जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि विपक्ष वाकई में अपने नैरेटिव को सेट करने में पूरी तरीके से कामयाब रहा। और जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया था कि बीजेपी ने बिल्कुल कोशिश की थी, मंच से ऐलान किए गए थे कि हमारी तो लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, हम ना तो आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं, ना तो संविधान में बदलाव करने जा रहे हैं। बावजूद इसके अगर विपक्ष ने अपनी बातों को पहुंचाया है तो ये मंथन जो हो रहा है लखनऊ में, ये इसी बात को लेकर के हो रहा है कि हम अपनी बातों को कार्यकर्ताओं और विपक्ष का विशाल ये नैरेटिव किल करना इसलिए भी बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अभी अगस्त के महीने में संभावना जताई जा रही है कि उपचुनाव हो सकते हैं। और हाल ही में जो बाकी राज्यों में उपचुनाव का नतीजा आया है, ये इंडिया ब्लॉक की ताकत को बढ़ाने वाला है, सेहत को बढ़ाने वाला है और बीजेपी के मोराल को गिराने वाला है। अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले जरा पार्टी की सेहत को सुधार लिया जाए, लक्ष्य तो यही है। 2 और सीटों की बात कर लेते विशाल, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगी। आंवला से जहां समाजवादी पार्टी के नेता नीरज मौर्य की जीत हुई और बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप यहां से हार गए। वोट का मार्जिन महज 15,969 का था। इतने क्लोज मार्जिन से बीजेपी यहां से चुनाव हारी है। आंवला के बाद एक और सीट की बात कर लेते हैं जहां से बीजेपी की हार हुई और इंडिया ब्लॉक की जीत हुई। वहां की भी परिस्थिति आप देखिए, वोट का मार्जिन इतना कम है। खेरी सीट की हम बात कर रहे हैं, इस सीट से समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा मधुर यहां से चुनाव जीते, बीजेपी के अजय कुमार टेनी यहां से चुनाव हार गए। अब यहां से देखिए 34,329 वोट से उनकी हार हुई। जरा विशाल बस एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिएगा, यहाँ पर टेनी के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे हैं, खामियाजा उन्होंने उस बात का भुगता है या फिर इसके अलावा भी वजह रही है? इतनी मिलकर इतनी सीट नहीं प्राप्त कर सके जितनी भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, जातिगत समीकरण मीनाक्षी बिल्कुल थे लखीमपुर सीट पे, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने वहां पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया था, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस बार ये तय किया था कि हम यादव को जो टिकट देंगे वो सिर्फ अपने परिवार से देंगे और बाकी कहीं भी नहीं देंगे, और जो कुर्मियों का अपने साथ में बेल्ट रखेंगे, अपने साथ बाकी कश्यपों का वेट रखेंगे, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट का वोट रखेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन था अखिलेश यादव का, ये इस बार उन्होंने किस तरीके से बनाया था, वाकई में इसका जवाब तो शायद अखिलेश यादव ही दे सकते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन इस बार वाकई में ग्राउंड पे काफी ज्यादा काम किया है। लेकिन और हो सकता है विशाल, जहां पर उम्मीदवारों के बदल देने की स्थिति पैदा की जा सकती थी, या हो सकता है एक लिस्ट, जैसा कि हम यहाँ पर सुनते हैं दिल्ली में बैठ के कि बाकायदा पूरी एक लिस्ट उत्तर प्रदेश में तैयार की गई थी, जहां पर नेताओं को बदल देना है, उम्मीदवार बदल देना है, वहां पर नहीं बदले गए। उसका भी खामियाजा बीजेपी ने उठाया हो। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।